नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है भरत धाकड़। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आईएसआई और हमास के नए नेक्सस के बारे में रिगार्डिंग कश्मीर। हमास जिसको मोसाद ने बनाया था और बाद में हमास मोसाद पर ही बैकफायर कर देता है, इसकी स्टोरी हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें ये समझना है कि ये नया नेक्सस है क्या और इससे इंडिया को खतरा क्या है। यहाँ पर आपको दो थिएटर समझने पड़ेंगे। एक थिएटर है, एक इलाका है मिडिल ईस्ट का, और दूसरा है इंडिया और पाकिस्तान का। मिडिल ईस्ट के अंदर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा वहाँ पर कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये झगड़ा काफ़ी ऐतिहासिक भी है, हिस्टोरिकल है, पुराना है। लेकिन मॉडर्न एरा में इस झगड़े की शुरुआत होती है ऑफिशियल तरीके से 1948 में। हिस्टोरिकल टाइम से और 1948 तक आते आते अरब्स और ज्यूज के अंदर इतनी हॉस्टिलिटीज बढ़ जाती हैं कि मामला यूएन चला जाता है और यूएन में एक नया कंट्री बन जाता है, दैट इज इजराइल। ये नया कंट्री इजराइल, जो कि एक जैविश नेशन होता है, ज्यूज के लिए एक नया राष्ट्र होता है, नया नेशन होता है, ये चीज़ अरब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इस वजह से अरब्स इमीडिएटली इजराइल बनने के जस्ट नेक्स्ट डे हमला कर देते हैं इजराइल पर, और इसकी शुरुआत होती है अरब इजराइल वॉर। अरब इजराइल वॉर पहला लड़ाई था मॉडर्न वर्ल्ड में बिटवीन द अरब्स एंड ज्यूज। ये लड़ाई यहीं रुकती नहीं है, आगे भी कई सारे वॉर्स होते हैं, जैसे 1956 का स्विस कैनाल वॉर, जैसे 1967 का सिक्स डे वॉर, जैसे 1973 का योम किप्पुर वॉर। लेकिन इन सारे वॉर्स में एक चीज़ कॉमन था, और वो कॉमन ये चीज़ था कि अरब्स का हमेशा एक डिसरेस्पेक्ट हुआ। दैट मीन्स अरब्स डिफीट हुए। ग्लोबल ओपिनियन उनके प्रति नेगेटिव हुई कि आप हमेशा लड़ते रहते हो। अच्छा, इसके बाद अरब्स को लगा कि हम हर बार इजराइल से क्यों हार जाते हैं। तो अरब्स ने कंटेम्पलेट किया, अरब्स ने कंक्लूड किया कि हमारे पास कोई एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अरब्स का, और यहीं से जन्म होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ का 1964 के अंदर। पीएलओ जो है 1964 के अंदर इस बात के लिए बनाया जाता है अरब नेशंस के जरिए कि अब हम लोग सब मिलकर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पीएलओ क्या करेंगे, एक जॉइंट स्ट्रगल लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द इजराइल। यही होता है फिर कि पीएलओ के बनने के बाद 20-30 साल लड़ाई चलती है, और समय आता है 1990s का। जो पीएलओ इजराइल को मिटाने के लिए बना था, वही पीएलओ 1990s में इजराइल के साथ संधि कर लेता है, ट्रीटी कर लेता है ओस्लो अकॉर्ड्स के नाम से। इस बात से अरब्स फिर से हर्ट होते हैं, और जो वॉयलेंट और रेडिकल ग्रुप्स थे वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसके पीछे मोसाद का हाथ था, और उस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हमास, हरकत अल मकावामा अल इस्लामिया, पूरा नाम। हमास यहाँ से अपनी लड़ाई चालू करता है इजराइल के खिलाफ, और नतीजा उसका ये है कि आज की डेट में इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर साइन हुआ। दैट मीन्स पीएलओ बना, पीएलओ खत्म हुआ, हमास बना, हमास को इजराइल ने, मोसाद ने इतना हिट किया कि आज की डेट में हमास एक वीक पॉइंट बना हुआ है। दैट मीन्स आज की डेट में हमास है वीक। अब चलते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के मसले से इंडिया पाकिस्तान की तरफ। इंडिया पाकिस्तान के मसले में आपको पता होगा कि 48 से ही पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज क्रिएट करता रहता है कश्मीर के अंदर। 22 अक्टूबर 1947 के अंदर जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया और रेडर्स भेजे कश्मीर की तरफ, तो कश्मीर में हॉस्टिलिटीज चालू हो गई और आज की डेट में भी जारी हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान ने 1950s, 60s और 70s और आज तक इस सिलसिले को जारी रखा है। 1950s के इस सिलसिले के बाद 65 में एक अच्छा खासा वॉर हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1971 में भी फिर से एक वॉर होता है, लेकिन 1971 में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, दैट इज पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद, वॉर के बाद, जब हम शिमला समझौता करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान उसमें इस चीज़ पर सहमत होता है, एग्री होता है कि आज के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू है वो एक बायलैटरल इशू है। अब आप समझिए कि 1950s, 60s, थ्रू द 1950s, 60s पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के प्लेटफॉर्म को यूज किया है फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कश्मीर इशू। अब 1971 के वॉर के बाद हम लोग उसको बना देते हैं एक बायलैटरल इशू। दैट मीन्स अब कोई थर्ड पार्टी, तीसरा कोई भी बंदा, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएन हो, कोई भी कश्मीर में इंटरवीन, हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
ये चीज़ पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये चीज़ पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए पाकिस्तान एक नया ग्रुप बनाता है JKLF इन 1977, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और उसको काम देता है कि आपको कश्मीर को क्या करना है, इंटरनेशनलाइज करना है। कश्मीर के इश्यू को JKLF अच्छा खासा इंटरनेशनलाइज करता है, लेकिन तभी ISI बिजी हो जाती है अफगानिस्तान के मुजाहिदीन कैंपेन के अंडर में। और अफगानिस्तान का जो मुजाहिदीन कैंपेन है वो 1988 में ख़त्म होता है, और वहाँ पर उस लड़ाई में, उस अफगानिस्तान के प्रॉक्सी वार में ISI और CIA को एक अच्छा खासा जीत मिलती है और सोवियत की हार हो जाती है। ISI को यहाँ पर लगता है कि क्या हम अफगानिस्तान जैसा ही क्या हम कश्मीर के अंदर भी कर सकते हैं, तो इसलिए ISI पूरे के पूरे टेररिस्ट नेटवर्क को, पूरे के पूरे टेरर अपैरेटस को, पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क को शिफ्ट कर देती है कश्मीर के POK में। अच्छा, अब आप समझिए कि जैसे ही ISI सारे के सारे टेरर अपैरेटस को शिफ्ट करती है कश्मीर की तरफ, इनमें एक टेररिस्ट ग्रुप होता है JKLF भी। लेकिन JKLF तो अभी भी कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन के साथ साथ कश्मीर की लिबरेशन के लिए काम कर रहा था, लेकिन ISI को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ISI अब JKLF इन दोनों के बीच में एक हॉस्टिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ISI एक नया ग्रुप बनाती है जिसका नाम होता है हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन जो है उसको काम दिया जाता है ISI के जरिए कि आप JKLF को टारगेट कीजिए, ताकि JKLF खत्म होगा और नए वो टेररिस्ट ग्रुप्स आएंगे जो कि कश्मीर को लेकर जाएंगे मर्जर की तरफ, मर्जर विद द पाकिस्तान। थ्रूआउट द 1990s डिकेड, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, APHC, ये जितने भी सारे ग्रुप्स हैं एक जॉइंटली काम करते हैं फॉर द मर्जर ऑफ द कश्मीर विद द पाकिस्तान। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हमने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगा दिया कश्मीर के अंदर, और 2000 आते आते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज ने कश्मीर पर एक अच्छी खासी ग्रिप ले ली। नतीजा होता है कि ISI फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और इस फ्रस्ट्रेशन में ISI इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक कर देती है। 2001 में दोनों जगह अटैक होते हैं, अमेरिका के ऊपर और इंडिया के ऊपर। नतीजा ये होता है कि अमेरिका और इंडिया दोनों की दोनों ISI के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ISI अब फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि कश्मीर में उसको स्पेस नहीं मिल रहा था, तो ISI अब सारा का सारा जो टेरर नेटवर्क है, जो टेररिज्म है, वो कश्मीर के अलावा जो भी भारत के हिस्से हैं इन सब में फैलाना चालू कर देती है विद द हेल्प ऑफ दाऊद इब्राहिम, और यूज़ करती है सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स को टेरर फैलाने के लिए। समय आता है 2011 का और 2020 का। 2011 और 2020 में ISI करती है सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन, और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करती है और मिलिटेंसी फ्यूल करती है। ये सिलसिला भी भारत सरकार खत्म कर देती है विद द एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल हटाने के बाद ये सिलसिला भी खत्म हो जाता है। अब ISI को फिर से स्पेस नहीं मिलता है, प्लस अब सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट चीज़ों के प्रति लोगों की एक रिलक्टेंस क्रिएट हुई है। इसकी वजह से ISI को नए रिक्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। नतीजा ये है कि ISI ने नए रिक्रूट्स लेने के लिए इस्लामिक नाम की जगह सेक्युलर नेम्स प्रेफर किए, जिसका नतीजा है क्रिएशन ऑफ द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF एक सेक्युलर सा आउटलुक वाला एक नाम है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि चलो ये कुछ ऑपरेशन सप्रेशन इनके खिलाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें ज्वाइन करना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है सेक्युलर टेररिज्म की। सेक्युलर टेररिज्म भी फेल हो जाता है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर, दैट इज राइज ऑफ तालिबान। अब आप ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि हमास वीक हो चुका है, इधर ISI की जो स्ट्रेटेजी है वो कॉन्टिन्यूसली फेल हो रही है, प्लस अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने के बाद भारत और तालिबान के रिश्ते अच्छे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक ग्रुप है मर्सनरी ग्रुप, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान ऑफ अफगानिस्तान एंड रॉ ऑफ इंडिया, ये यूज करते हैं TTP इन पाकिस्तान को टू अटैक द ISI। तो ISI भी आज की डेट में वीक हो गई। तो ISI वीक हो गई रॉ और अफगान तालिबान की वजह से, और हमास उधर वीक हो गया मोसाद की वजह से। इसलिए दोनों के दोनों आज की डेट में ये साथ आ गए, और इसकी वजह से पहली बार हिस्ट्री के अंदर हमास का एक लीडर खालिद कादोमी ये विजिट करता है पाकिस्तान, ये विजिट करता है कॉन्फ्रेंस, दैट इज एंटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन 5 फेब। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन वो चीज़ आयोजित की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। तो पहला आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमास और ISI साथ आए क्यों। अब इनको इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। हमास और ISI दोनों साथ आए,
दोनों की दोनों वीक हैं। अब दोनों जॉइंटली एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एक ग्लोबल ओपिनियन बिल्डअप करेंगे अपने दोनों के लिए कि देखो वी आर फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज। जस्ट कॉज थ्योरी का ये लोग सहारा लेंगे। वही जस्ट कॉज थ्योरी जो जस्ट कॉज थ्योरी यूज की गई थी अफगानिस्तान के अंदर। जो भी इस्लामिक जिहादी थे उन्होंने भी बेसिकली वही यूज किया कि देखो वी आर फाइटिंग इन द अफगानिस्तान फॉर अ जस्ट कॉज एंड व्हाट वाज द जस्ट कॉज? जस्ट कॉज द सेफगार्डिंग ऑफ द इस्लाम। तो दैट मीन्स हमास और आईएसआई जो दोनों की दोनों आज की डेट में वीक हो चुके हैं, वो जस्ट कॉज थ्योरी का सहायता लेकर वो एक इंटरनेशनल ओपिनियन अपने प्रति एक फेवरेबल करना चाह रहे हैं। इससे उनको दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि उनको मिलेगा इंटरनेशनल फंडिंग और दूसरा फायदा है कि उनको मिलेगा नए नए पोटेंशियल जिहादी मेंबर्स जो कि उनकी स्ट्रगल का हिस्सा बनेंगे। और इसी की वजह से आईएसआई के जो चीफ ने वो रिसेंटली विजिट किए हैं कई सारे कंट्रीज, कई सारे रीजन्स। जैसे जनवरी 2025 में आईएसआई के चीफ की विजिट इन द ताजिकिस्तान, आईएसआई के चीफ की विजिट इन द अफगानिस्तान, इन द टर्की, इन द सेंट्रल एशिया, इन द मिडिल ईस्ट, इन द बांग्लादेश। तो आईएसआई के जो चीफ हैं वो यही ओपिनियन और फंडिंग जुटाने में लगे हुए हैं। अब आप एक और गेम समझिए कि रॉ का फोकस रहता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, और रॉ बेसिकली अफगान तालिबान और टीटीपी की मदद से आईएसआई को भी हिट कर रही है। तो रॉ अफगान तालिबान और टीटीपी की मदद से आईएसआई को हिट कर रही है, रॉ लश्कर और जैश को भी हिट कर रही है। तो आईएसआई को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आईएसआई अब नए ग्रुप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। और करंट डेवलपमेंट ये कहता है कि पीओके में और उन इलाकों में नया नया रिक्रूटमेंट चालू भी हो चुका है। इसकी वजह से ये होगा कि कश्मीर वापस से मिडिल ईस्ट के थिएटर से इजराइल पैलेस्टीन के झगड़े से जुड़ेगा और ग्लोबली इंटरनेशनलाइज होगा। तो आई होप आपको ये सारा गेम प्लान समझ में आया होगा। आईएसआई और हमास का ये नेक्सस क्या है कश्मीर के रिगार्डिंग। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मिडिल ईस्ट भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आईएसआई और हमास इसको एक जॉइंट स्ट्रगल के तौर पर पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से आज के डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा के पूरा अलर्ट पर हैं। आई होप आपको ये सारा वीडियो में ये सारा नेक्सस समझ में आया होगा। बने रहिए चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द चहल एकेडमी।